रजा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के एक संयुक्त आयोजन में आज आपका स्वागत है। आर्ट मैटर्स नाम से चल रही सीरीज का ये 55वां संस्करण है और उसमें हमने बहुत पापड़ बेले हैं। आप ये भी कह सकते हैं मुहावरे को थोड़ा बदल के बहुतों से पापड़ बिलवाए हैं। ये आम तौर पर साहित्य से अलग ही रहा है क्योंकि साहित्य के हम बहुत दूसरे आयोजन करते हैं। बीच बीच में कभी कभी साहित्य पर भी कुछ होता रहा है। हिंदी में उपन्यास को लेकर कई तरह के अंतर्विरोध भी रहे हैं, विडंबनाएं भी रही हैं। एक जमाने में हमारे कथाकारों की जो छवि बनती थी वो कहानियों से बनती थी। हमारे एक जमाने के बहुत प्रसिद्ध जो कहानीकार थे वो सब कहानीकार थे। उनमें से बाद में कुछ लोगों ने उपन्यास लिखे और ऐसा भी कहा जाता था कि उनमें से ज्यादातर सफल उपन्यासकार नहीं हुए। कहा तो ये भी जाता है कि प्रेमचंद ने भी महान कहानियां लिखी लेकिन उपन्यास के रूप में वो उतने मकबूल शायद नहीं थे। बहरहाल ये विवाद का विषय है। ये भी प्रश्न उठा है कि उपन्यास तो भारतीय विधा ही नहीं है और इसको पालतू करने में काफी वक्त लगा है। एक आध कोई ऐसे संशोधक हैं जिन्होंने कुछ यहाँ वहां से पता लगाया है कि हमने ये उपन्यास पश्चिम से उधार नहीं लिया है, हमारे यहाँ भी उपन्यास की कोई परंपरा थी। वो दास्तान गोई इत्यादि का जिक्र करते हैं। बहरहाल हमने 3 उपन्यास अभी हाल में जिनके 3 उपन्यास निकले हैं ऐसे लोगों को आज शाम के लिए चुना। ये लगभग 3 पीढ़ियों के भी उपन्यासकार हैं। मृणाल पांडे जो आपकी पीढ़ी की है, जो हमारी पीढ़ी है। हाँ, अपनी पीढ़ी के साथ थोड़ा तो पक्षपात होना चाहिए। बाकी सब पीढ़ियां ससुरी अपने पीढ़ियों के साथ पक्षपात करती है तो हम क्यों ना करें और डंके की चोट पे करें और दिन दहाड़े करें। तो बहरहाल इसलिए यहाँ नहीं है मृणाल पांडे की वो मेरी पीढ़ी की है, इसलिए यहाँ है कि वो उनका एक हाल में उपन्यास जो निकला है सहेला रे, वो एक बिल्कुल नई जमीन हिंदी उपन्यास में तोड़ता है। हम लोगों में से ज्यादातर को ये पता ही नहीं है कि संगीतकारों का जीवन कैसा होता है। लेखक लोग अपने संघर्ष से इतने आक्रांत रहते हैं कि उनको लगता है कि बाकी कलाओं में कोई इतना खास संघर्ष नहीं होता, सिर्फ हम ही बेचारे बहुत ही संघर्ष के भागी होते हैं। ये सही नहीं है। तो ये उपन्यास है। मृणाल पांडे का प्रवेश संभवतः हिंदी में कहीं से हुआ था। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। हाँ, गीतांजलि श्री का प्रवेश हिंदी में संभवतः उपन्यास से ही हुआ, नहीं? फिर भी कहानियां लिखी थी। कहानी लिखा होता है, इसका हिसाब रखिए। और बहरहाल मृणाल पांडे का एक सार्वजनिक व्यक्ति भी है इस अर्थ में कि वो पत्रकारिता में बहुत मकबूल हुई हैं। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी दोनों में पत्रकारिता की है, प्रसार भारती की अध्यक्ष भी रही हैं और कटु वचन, साहसिकता और निर्भीकता से बोलने में कभी पीछे नहीं रही। गीतांजलि श्री का एक नया उपन्यास हाल ही में आया है और उनको कौन सा पुरस्कार है, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, हम इसका नाम नहीं सुना। बहरहाल पुरस्कार का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुतों को पुरस्कार मिले होंगे, तो इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। नया उपन्यास आया है। गीतांजलि श्री जरूरत से ज्यादा गंभीर दिखाई देती है लेकिन अपने औपन्यासिक और कथात्मक
व्यवहार में उनमें खासा खिलवाड़ है, जो एक तरह से उनको मृणाल पांडे से जोड़ता है, क्योंकि मृणाल पांडे भी भाषा के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं। गीताश्री महिला पत्रकार हैं, उनको रामनाथ गोयन का इत्यादि पुरस्कार मिले हुए हैं, और उन्होंने हाल में एक उपन्यास लिखा है जो संभवतः व्यर्थ ही बहुत लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। तो व्यर्थ ही मैंने इसलिए कहा कि मुझे पता नहीं है कि वो इसका योग्य है कि नहीं है। तो बहरहाल लोकप्रियता के क्या पैमाने हैं, उनका क्या कहा जा सकता है। तो ये 3 उपन्यासकार हैं। अब खेल यूं चलेगा कि पहले 10-10 मिनट ये तीनों लोग अपने नए उपन्यास के बारे में कुछ बताएंगे और कुछ उसके अंश पढ़ेंगे। जो बचे 30 मिनट उसमें ये लोग आपस में कुछ बात करेंगे और फिर हम लोग उनसे बात करेंगे। तो शुरुआत दोनों तरह से की जा सकती है, जैसा आपने मृणाल पहले आप ही करिए तो ठीक रहेगा, इससे वरिष्ठता भी निभ जाएगी, मेरा अपनी पीढ़ी के प्रति पक्षपात भी जाहिर हो जाएगा एक बार फिर, और समा भी बन जाएगा। धन्यवाद अशोक। ये से पढ़ेंगे आप? उधर आके पढ़ूँ बेहतर रहेगा जी। सही लगे, जब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये लगा कि ये बहुत सारे स्वरों में बोलने वाली चीज़ है। मैंने जैसे एक उपन्यास कई तरह से मन में प्रकट होता है, तो ये उपन्यास जो था वो एक ठेठ हिंदुस्तानी किस्म की चीज़ थी कि माँ बाप ने अपने रहने के लिए कोठरी बनाई, फिर एक बच्चे की शादी हुई तो बगल में एक छोटी सी कोठरी निकाल दी गई, उसके लिए एक छोटा सा सहन बन गया, फिर इधर दूसरे बच्चे की शादी हुई उसके लिए एक कोठरी निकाल दी गई, फिर कुछ मुर्गियाँ पली तो उनके लिए पीछे एक दड़बा बना दिया गया। तो इस तरह से ये उपन्यास अपनी संरचना खुद लेके मेरे मन में आया। तो फिर मेरे साथ परेशानी ये हुई कि अब इसकी भाषा किस तरह से पकड़ूं मैं, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं में बोल रहा था, और भाषा आप जानते हैं हिंदी एक तरह से नई भी बन रही है और गायब भी हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोई अगर एक हमपेशा लोग होते हैं तो एक जिसे कहा जाए इमोशनल शॉर्ट हैंड उनका होता है, जिसमें जब वो आपस में बहुत घुले मिले तो आपस में बातचीत करते हैं। तो मुझे लगा कि भाषा एक तरह से अब जो हम जिसके साथ हम लोग बड़े हुए वो चिट्ठियों में बची है, और चिट्ठियाँ भी अब लोग इतना कहाँ लिखते हैं, ईमेल होती है वो डिलीट हो जाती है, उसकी अपनी वाक्यावली है, और हिंदी में तो वो और सिकुड़ती जा रही है। तो बहरहाल ये पूरा उपन्यास अपने आप अपने को चिट्ठियों की मार्फत लिखवा ले गया। तो इसकी मुख्य जो केंद्र में जो इसकी सूत्रधार कहिए वो एक प्रौढ़ महिला है जो संगीत पर शोध करना चाहती है, क्योंकि उसने संगीत और संगीतकारों को लेके दिल्ली के समाज में और अफसरों में और उनमें सब में जिस तरह की दिशा देखी है उससे वो परेशान है, और वो चाहती है कि सीधे लोगों से बात करे। खुद वो एक ऐसे परिवार से आती है जहाँ काफ़ी संगीत का प्रेम था, और 2 हिस्सों में परिवार था। पिता की तरफ से काफ़ी औरंगजेबाना एटीट्यूड था, माँ की तरफ से संगीत और बदकही के संस्कार थे। तो फिर वो सबको चिट्ठियाँ डालती है विभिन्न लोगों को, और उन चिट्ठियों की मार्फत उसको जो मालूमात हासिल होती हैं वो मूलतः 2 गायिकाओं पर टिकती हैं जो अपने ज़माने की बड़ी सितारा हुआ करती थी, हुस्नाबाई और हीराबाई, एक मुसलमान और एक हिंदू। हालांकि गाने वालियों की कोई ज़ात वैसे होती नहीं है। तो वो जाती हैं, सबसे पहले वो रामपुर के पास कोई एक गांव है, कस्बा है, वहाँ पर एक वृद्धा तवायफ हैं करीब 90 की सिन की, और वो मरणासन्न है। तो उनके जो जानने वाले हैं उनसे कहते हैं कि सबसे पहले उनको जाकर के मिल लो, रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि वो बहुत दिन चलेंगे नहीं।
तो मैं एक छोटा सा अंश पढ़ूंगी। वो अपने किसी एक पुराने जो उनके आशिक थे उनके साथ रह रही हैं अपने आखिरी दिनों में। उनकी बेटी और उनकी नवासी जो है वो अमेरिका में रहते हैं, और एक पुरानी उनकी नौकरानी है जो सेवा टहल कर रही है। और ये आशिक वो हैं जिनको कि इन्होंने अपने अच्छे दिनों में एक अपने जिनके सरपरस्त थे महाराज, उनकी मार्फत एक बाजों का कारखाना खुलवा दिया था जहाँ वायलिन बना करते थे। तो वायलिन की मांग तो कम हो गई है, सिर्फ साउथ से आती है, और साउथ में अब चीनी वायलिन ज़्यादा चलने लगा है जो 200 रुपये में मिल जाता है, जबकि नॉर्थ का साज इनका 20,000 का था। तो अब ये तबले और गिटार पर काम करते हैं। तो उनके जो नवासी हैं वो गिटार वाले हैं, और उनके गोवा और उन सबसे ताल्लुकात हैं। और द न्यू चेको इंडिया नाम की ये कंपनी है, क्योंकि पहले ये चेकोस्लोवाक लोगों ने बनवाई थी और उसके बाद में चेकोस्लोवाकिया के 2 टुकड़े हुए। तो उन्होंने पुराने लोगों को याद करने के लिए, जो दादाजी थे जो इनके आशिक थे, उन्होंने उसको रख लिया। बहरहाल इनसे बातचीत का थोड़ा सिलसिला शुरू होता है, तो उससे एक छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ूंगी। हाय कितनी यादें पेवस्त है इस दागदार दिल में, आज भी कोई बंदिश छिड़ी नहीं कि कोई न कोई किस्सा जहन में आ जाता है। कल रात जौनपुर में भोर भई मिलन भइलवा सुनी तो याद आया कि कभी अम्मा जानी के एक मराठी गुरु भाई ने बताया था। इसी ख्याल के साथ अधभूखे मुसलमान उस्तादों के थप्पड़ लात खाने का जोखिम उठाते हुए उनकी अपनी तालीम की शुरुआत हुई थी। भाऊ पंडित गरीब ब्राह्मण घर के बच्चे थे। आवाज बचपन से सुरीली थी, पर बाप की जो कमाई बस इतनी कि नमक लाने में बाजरे की रोटी खत्म हो जाए। बड़े भाई के साथ एक मराठी नाटक कंपनी में भर्ती होके उनने शुरू में शहर शहर घूमते हुए गागा के कई जनाना रोल किए। इसी दौरान इंदौर में जब उनकी कंपनी का नया नाटक खेला जा रहा था तो किसी दरबारी गवैये खां साहब की नजर में कैकेयी का रोल करने वाले सुरीले लड़के पर पड़ी। रंग पक्का था तो क्या, आवाज में जैसे वंशी कूकती हो। खां साहब ने तुरंत बुलवा भेजा और आनन फानन गंडा बधवा के अपना शागिर्द बना लिया। यूं किस्मत के धकेले से बुआ अचानचक घरानेदार गवैयों के सरताज जनाब बुंदुल अली खां साहब के चरणों में आन गिरे, जो सिर्फ अपने ही घराने के बच्चों को अब तक तालीम देते आए थे। बुंदू अली साहब की गुरूर भरी गायकी का जलवा ऐसा कि उनके नाम से धाकड़ तबलिये सारंगी भी थर्रा उठते थे। बिला एक बोल छोड़े पूरा अस्थाई एक बार में गा के सम पे इस तरह मुखड़ा पकड़ते कि अच्छे अच्छे तबलिये बेताला होके रह जाते थे। अम्मा जानी के सारंगी नवाज लल्लन मियाँ ने कभी संगत की थी उनकी। कानों की लब छूके कहते, उस घराने का असल इल्म अगर किसी ने हासिल किया तो घर के लड़के दामादों ने नहीं, किसी एक पंडित बच्चे भाऊ बुआ ने। लल्लन मियाँ ही हमको ये भी बताते थे कि गंडा बधाई के वक्त बच्चे की जेब खाली दिखी तो गुनी उस्ताद ने सभा पाई उनकी हथेली पर धर के कहा, चलो ये मेरे हाथ में दे दो बतौर गुरु दक्षिणा, और आज से तुम हमारे बेटे और शागिर्द दोनों हुए। जो इल्म हमारे पास है वो खुदा ने चाहा तो तुम्हारा होगा। और उस्ताद की फुल्ल कृपा पाके मराठी नाटक कंपनी की मुलाजमत में जो लड़का शायद जो मम नयन चकोर हिंदू गाते हुए अपने लिए बमुश्किल नून रोटी का जुगाड़ कर पाता, अपने जमाने में मौसीकी का लखपति सितारा बन गया। और बस फिर तो यूं रगड़ के कराई शागिर्दी कि 3 महीने जब तक कंपनी रही शहर में तब तक ढेरों राग सिखा दिए भाऊ बुआ को गुरु ने। बाद को बुआ ने कंपनी की नौकरी छोड़ के बस संगीत से लौ लगा ली। हंसकर हम लोगों को महफिल में बताते थे पंडित जी कि शागिर्दी मामूली नहीं चीज है। कहते हैं ऐसे धुनी थे कि बिरहमन होते हुए भी एक अपनी हथेली में 4-4 उस्तादों का थूका बलगम तबर्रुक समझ के उठा लेते थे। एक आध बार उस्ताद के कहने पर गोश्त खरीदने भी गए और भरी सभा में उस्ताद का थप्पड़ कई बार खाया। आखिर में गुरु खुश हुए, तराश के हीरा बना गए। तवायफों की तरह ही हीरा ने भी और अम्मा जानी ने भी उन पर डोरे डालने की और उनकी विद्या पाने की कई कोशिशें की, पर पंडित आदमी थे लंगोट के पक्के। सुनते हैं हाथ जोड़ देते थे कि मैं तो मौसीकी को ब्याह दिया गया हूँ बहन, दोबारा किसी और से मोहब्बत के काबिल नहीं रहा। रात को जगर मगर उजाले में भी और बेनूर दिन के उजाले में भी इस तरह के अनगिनत बोल बनाओ भरे किस्से सुरों को लिए दिए ही तो बढ़ती हैं हम गाने वालियों की बंजारा जिंदगी। ये किस्से कहने सुनने वाले न हो बीबी तो कहो कैसे कटे हमारे दिन रात। ऊपर वाला झूठ न बुलवाए। गाना बजाना तो अब हर जगह है, पर अब पहले की तरह किसी दिलदार फनकार को
रूबरू बिठा के इस तरह के किस्सों की अतर गुलाब जैसी फुहारों के बीच गाना बजाना नहीं होता। मोहल्ले मोहल्ले किसी नसीबों जले के लैपटॉप पे रूखी सूखी बंदिशां बिना महफिली आह या वाह के, बिना किस्सों के अतर फुलेल के सीधे आसमान से नीचे उतारी जाती हैं और फिर हमारे नवाज मियाँ जैसे छोकरों के कान में खुशी प्लास्टिक की खूंटियों के सीधे भेजे में जा घुसती हैं। इसके बाद उनके जिगर से दाद और कलीनों से बेसाख्ता वाह वाह निकले तो कैसे। दिन रात इस प्लास्टिकी खूंटियों से संगीत को अपने भीतर उतारने वालों से मौसीकी या पुरानी महफिलों की बाबत बोलने बुलवाने की कोशिश करो तो जवाब नहीं मिलेगा, या भला मानुस यूं देखेगा जैसे खा जाएगा। अरे किसी महफिल में बैठे संगीत के सुनने वाले गुणवंत के साधे बढ़िया सुर की चाल पे हजार जान से कुर्बान न हो सके तो हम कलावंतों के दिल और संगतकारों के बाजों के सुर अपने मकाम पर पहुंचने को छटपटा के मरने जाएंगे। अब हाल ये हो गया है बीबी कि टेम बेटेम गाना सुन के इंसान भूल गया है कि रूह तक गाना पहुंचाना होता क्या है। गए साल सुना दो भले खासे छोकरे रेलवे लाइन पार करते समय कान में खूंटी खोसे संगीत सुनते हुए अंजन की सीटें तक ना सुन पाए, पटरियों पे उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। सब बस खुद में ही कैद होके रह गए हैं मोबाइल के ज़हूरे से। तपिश साहब अक्सर हमसे कहते हैं कि आप तो कमगो थी ही, अब हमको भी वही हो गया है कि अब तो दादुर बोली हैं हम ही सुने वो कौन। दिनों गुजर जावे हैं आपसी हाँ हूँ के बगैर जुबान हिलाए, किससे बतियाएं और किस पर। थैंक यू। फाउंडेशन और अशोक जी को धन्यवाद जरूर कहना चाहती हूँ। उन्होंने उपन्यास को फाइनली तवज्जो देने की सोची, कायम रखिएगा। मेरा ये नया उपन्यास है रेत समाधि। इसका ऐसा कोई मैं कथानक नहीं बता सकती हूँ, इस बारे में है। इसमें बहुत सी धाराएं चलती हैं जो कथानक को जोड़ती हैं, तोड़ती हैं, मोड़ती हैं, छोड़ती भी हैं। तो वो तो मैं आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर जानना है कि किस चीज़ के बारे में है, मैं नहीं बता पाऊँगी। मगर एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ना, इसमें रोज़मर्रा भी है और इसमें इतिहास की, राजनीति की, काल के सायों में भी ये कथा चलती है। तो मैं बस एक टुकड़ा इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि थोड़ा एक फ्लेवर मिले कि मैं कैसे लिखती हूँ। पूरा उपन्यास इसी तरह नहीं है, बहुत चीज़ें बहुत तरह से लिखा गया है, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा कि कैसे भाषा को बरतती हूँ, किस तरह से लिखती हूँ। तो ये संयुक्त परिवार है जिसमें बड़े बेटे हैं, बड़े जो सरकारी अफसर हैं, अभी अभी रिटायर हुए हैं, घर को पैकिंग चल रही है, घर को वापस सरकार को देना है। उनकी माँ उनके साथ रहती हैं, उनका बेटा है सिड, नए ज़माने का, वो उनके साथ रहता है, और बाकी नौकर चाकर। तो बस इतना सा एक टुकड़ा मैं उस संयुक्त परिवार में जो चल रहा है उसका एक सुनाती हूँ। बातों का सच ये है कि सारे पहलू एक संग नहीं खुलते, सब पता भी नहीं होते। घर को सरकार को वापस थमाना और जो अब तक वहां जमे थे उनका विस्थापन दिनों दिन चलता है। नल टपटपाने लगता है जैसे जिद में कि अब तो प्लम्बर बुलाओगे नहीं, कुछ दिन काहिली कर लें। टीवी गीजर जवाब देने लगते हैं जैसे भान के कि उठ लेना है तो कौन चलने की जहमत उठाए। मकड़ियां अलबत्ता झल्लाई घूमती हैं कि जिन वस्तुओं पर अनंत काल से सूत काट के लपेट रही थीं, वो वस्तुएं उनके पांव तले से जमीन की तरह खींच ली जा रही हैं और वे धराशायी होने के डर से अपने निरे पांवों से पितर पितर इधर उधर दौड़ पड़ती हैं। इसी से साबित होता है वे एक दूसरे से कुड़ कर कहती हैं कि गांधी की इस वक्त में कोई वक़्त नहीं, और इतनी महत्वपूर्ण बात भी पूरी नहीं कर पाती कि उन्हें भी ट्रकों पर बेदर्दी से पटक के चढ़ा दिया जाता है। घर खाली किया जाता है तो दिल जो झूमने लगता है वो है धूल का। जहां चाहो घुस लो, जहां चाहो मोटी तह जमा दो कि तख्ती बन जाए जिस पर लिखें। चेहरों मुहरों पे भी अपना निजाम बरसा लो।
मगर माँ के कमरे से उसे झाड़ पोंछ के अभी भी निकाल दिया जाता और भगवानों से दूर कर दिया जाता। माँ और भगवान, इन दो को छोड़कर हर चीज डामाडोल थी आजकल, खाना पीना उठना बैठना। उस दिन अमेरिकन सेंटर के तत्वावधान में क्रिकेट मैच होना था। एक तो अमेरिका को क्रिकेट खिलाना, दूसरा अमेरिका तो अमेरिका, जहां लक्ष्मी इस देश की सारी पूजा प्रार्थना ठुकरा के चली गई थी, तो सिड और उसकी टीम ऊंचा उड़ रहे थे। जल्दी से मुझे कुछ नाश्ता दे दो, वो नहाकर आंधी की तरह रसोई में गया और मैं भागूं तो वहां सुशीला शीश नवाए गुड़हल का फूल चढ़ाए माँ काली की आराधना कर रही थी। 2 पल सिड रुका, फिर चरखी की तरह फेरा मारा और बाहर के दरवाजे से कंठे राम को आवाज देने को कदम बढ़ाया। मुंह खोला ही था कि सर्वेंट क्वार्टर से कंठे के स्वर लहराए, ज्वाला कराल मृत्युग्रम शेषासुर सूदनम त्रिशूलम पातुनो धीते भद्रकाली नमोस्तुते। मारे गए, ये तो अभी एक पैर पे खड़े होंगे और पूजा पूरी करके सिर पे। तो मॉम, सिड ने टंकार लगाई, जिस पर तौलिया कमर पे लपेटे बड़े ताजे ताजे गुसल से निकले तांबे की बड़ी सी लुटिया में गंगा जल लिए किचन के पीछे तुलसी चौरा की तरफ जाते मिले। तुलसी पे और सूर्य पे जल चढ़ाने निकले। उन्होंने अपने बड़े बेटे को इशारे से दिखाया। वो पत्नी लॉन के कोने में पीपल के पेड़ के नीचे तने पर बंधे कलावों के आगे झुकी दिखी। मॉम, सिड ने शुरू किया, पर स्वर खिलाड़ियों की फुर्ती से वापस निकले जब देखा मॉम की आंखें बंद हैं और वो जाप कर रही हैं। पूजा घर से सुबह की पूजा करके निकली थी। सर पर गोटे की किनारी वाला वैष्णो देवी से आया रेशमी उपरना, हाथ में पूजा की पीतल थाली जिस पर फूल पेड़े दिया जल अगरबत्ती हैं। सिड खड़ा हो गया, फिर मॉम के संग संग चलने लगा, घर भर के भगवानों के आगे रुकने। मॉम पूजा की थाली घुमाती, आरती करती, धूप की सुगंध लहराती, हर भगवान के सामने नमन कर रही थी। सिलसिला खत्म हो तो बोले, सिड इस मंशा से साथ हो लिया था, मगर आरती तो हर बुत और तस्वीर पे फेरनी है। पूजा थाल हर तस्वीर के फ्रेम में झलकता है और घर की कोई दीवार नहीं जिस पर किसी न किसी रूप में देवी देवता नहीं आसीन। गलत, बाथरूम में नहीं तो दीवारों, आलों, मेजों पर दिए की लौ और अगरबत्ती का धुआं डल रहा है। पूरे घर का भ्रमण माँ बेटा कर रहे हैं। माँ जाप करते हुए, बेटा इंतजार करता हुआ, नई अंतरंगता में साथ, दोनों चलते रुकते, एक चुप एक बुदबुद। थाली पे जलते दिए की लौ को हाथों की फेर से भगवान की तरफ, फिर दिए की तरफ, ताकि बाद में आरती लेते वक्त सब भगवानों के आशीर्वाद लौ में हो। और धूप बत्ती उठा के 2-4 बार गोल गोल घुमा देना कि सब भगवानों पे पड़ जाए, घर में उनके आशीष पहुंच जाए। भगवान तो अनंत हैं, दुर्गा, कान्हा, शिव, शिवलिंग, श्रीनाथ जी, काली, नंदी, शिरडी के साईं, नरसिंह, सरस्वती, राधा कृष्ण, राम, सीता, पुटपार्थी वाले साईं बाबा, हनुमान, लक्ष्मी, पार्वती, वैष्णो देवी, संतोषी माता। भगवान दीवारों पे, भगवान हर कोने में, भगवान दरवाजों के पीछे भी, भगवान गमलों की आड़ में भी। भगवान से कौन सी जगह छिप सकती है, सब जगह उनकी पहुंच। फिर दादा, नाना, परदादा, परदादी की तस्वीरों पे, पूर्वजों में भी भगवान का वास। सब्र की मूरत सिड। पर जब टीवी रूम में शीशे के खाने पे पहुंचे, तब आज का बच्चा कल की अम्मा के आगे हथियार पस्त हो गया। यहाँ बहू और बड़े का गणेश बटोर था। शीशे धातु लकड़ी के गणेश, एक रेक्सीन के जो शनिवारी बाजार में मिले, एक सुपारी पर छपे, लिहाजा की लकड़ी पत्थर के कलात्मक गणेश जिनके सूंड और पेट लगभग निराकार हैं, से लेकर आज युगीन गणेश डेक चेयर पे लंबे हुए, गॉगल्स चढ़ाए, किताब खोले, पालथी मारे, पेट पे सीना बिठाए और पंचमुखी, रावण जैसे पर रावण नहीं, और तांडव करते या दूजे नृत्य मग्न, और छतरी लगाए और एक में माइक पे भाषण पेलते, शायद पैंट शर्ट में। दिन प्रतिदिन उनके प्रकारों में इजाफा होता है। हैरानी न होगी अगर इस बोलते बोलते और पत्नी के पूछते पूछते बड़े या कोई और पीछे से हाथ बढ़ाएं और एक और गणेश अपने अपनों के संग आ बैठें। फिर थाली उधर भी मुड़ेगी और लौ धूप उन पर। जितनी देर घर परिक्रमा ने ली, उससे ज्यादा यहाँ लगने वाली है। सिड ने माथा पीट लिया। हे भगवान, अब पेट पूजा को करो तर्क और चलो एक ऐसी जगह जो धर्म कर्म के धूप धुएं से सुरक्षित है, और दादी प्यारी की गोद में सिर पसारो और चल निकलो खेल कूद के मैदान में। तो एक सेब उठा। सिड दादी से रंबल टंबल फरमाइश नहीं, ओ चिल ग्रैनी लेट्स बूगी वूगी करने घुसा।
और एक पल अस्थिर हो गया कि क्या देवी देवताओं का सिलसिला यहाँ भी जारी है। दादी ने न जाने कब नई छड़ी उठा ली थी और लेटे लेटे उसे यूं 90 के कोण पे सीधा ताने, आंखें मूंदे बुद्ध बनी पड़ी थी, परलौकिक प्रतिमा लगती। छड़ी हवा में सीधी सतर, पर पहले की सिड हंसे, उधर से स्वर आया, मैं कल्प तरु। घर में बसे हुए बाकी भगवानों से इसकी प्रेरणा मिली थी या क्या कहां से कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत कुछ है जो कोई नहीं जानता। लीलावती के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच आईं जब उसने ये सुना। वही लीलावती जो कंठेराम की बीवी थी और सुशीला की सास और हीरो की अम्मा, जिसका असली नाम चंपक था और जिसे बड़े ने ड्राइवरी करवा के सरकारी नौकरी दिलवा दी थी, मगर जिसे सर्किट हाउस से निकाल दिया गया क्योंकि उसने एमएलए बाबू मिजाजी लाल जी की गाड़ी नशे के असर में चलाई थी। हालांकि इतनी सूझ उसे रही थी कि सुगंधित सुपारी वाला पान अपने मुंह में दबा ले, दारुई महक दबाने, पर बार बार गाड़ी का दरवाजा खोलकर सुगंधित तंबाकू का लाल रस बाहर थूकता जाता, जिसमें मिली सस्ती देशी शराब की बू बाबू मिजाजी लाल जी की बेटी को आ गई, क्योंकि वो ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे बैठी थी और सामने का दरवाजा खुलता तो नशे का झोंका उसकी तरफ झपकता और संभव है कुछ बूंदें भी जो वो खुशकिस्मत थी या बदकिस्मत के अंधेरे में देख नहीं पाई। और सबसे खुशकिस्मत खुद बाबू मिजाजी लाल जी, जो इक्के वाले थे तब मिजाजी रहे, एमएलए होकर बाबू और जी हो गए। और क्या कड़ाकेदार सफेद खादी में सोते जागते कि पीक का वहम भी उसे मैलिया दे, और विधायक हो तो जरा सी भी छींटा कशी नाम डुबो सकती थी, मगर सूंघने को कौन अंधेरा पर्दा पार रख पाता। तो बेटी की नाक ने चंपक की कश्ती डुबाई, चूंकि उसकी शिकायत सुनी गई और ड्राइवर को निकाल बाहर किया, और तब से उसका नामकरण बड़े ने कर डाला कि हीरो है। और जब भी कंठेराम या लीलावती उनसे मिन्नत करते कि बड़े भैया जी कहीं लगा दीजिए, तो बड़े को याद दिलाना पड़ता, इसलिए जेल की हवा से बच गया बच्चू, वरना उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अब मैं कहाँ उसकी सिफारिश करूं, जो फिर भी उन्होंने की और करते, जिससे फिर से वो कहीं लगे। और किसी दूसरे शहर में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ मजूरी का मौका मिला भी कि आ जाए, तो उन्होंने हिदायत दी कि काम सीख लेगा तो खुद भी कॉन्ट्रैक्टर बन जाएगा, जिसमें तुम सोच नहीं सकते कितना पैसा है। लेकिन हमारा घर रिटायरमेंट के बाद और सिड बाबा का घर तुम्हें फ्री में बनाना होगा। और सब हंसे और वे बोले, फुस्से का उदाहरण देखो, जो किसी हाउसिंग सोसाइटी में महज प्लम्बर था, बाथरूम बनाना उसका काम, कि टाइल लगवा दो और नल शावर बदल दो, फिर ऐसा एक्सपर्ट हो गया कि टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन से शुरू करके खिड़कियों, फर्श, दीवारों व इटालियन मोज़ेक और डबल ग्लेज और स्लाइडिंग स्क्रीन और शावर यूनिट करते करते मॉड्यूलर किचन विचन बनाने लगा। और फिर पूरे घर के ठेके उसे मिलने लगे। और देखो कैसे रौब-दाब से स्कूटर से उतरता है, लंबी चौड़ी मजदूर पलटन पर हुक्म चलाता है, जो फाटक पे उसके इंतजार में बीड़ी फूंकती रहती है कि आज यहाँ का ठेका मिला है, फुस्से बॉस को आ जाने दो। और देखो, फुस्से जैसे नाम के बावजूद वो बॉस हो गया है, तुम तो हीरो बॉस हो गए। पर वहां भी हीरो ने जैसे तैसे 3 महीने काटे, फिर ट्रक ड्राइवर बन गया और उसके बाद टैक्सी चालक, जिसके बाद लंबे अरसे तक उसकी कोई खबर नहीं आई। पर एक दिन हवा का रौला उठा, जिसने उसे वापस ला पटका उसके माँ बाप के पास, एकदम भंगार हुए गुर्दे के साथ, जिसकी दवा दारू बड़े ने कराई, जबरदस्त डांट के साथ। और रातों रात कंठेराम और लीलावती छुट्टी लेकर उसे गांव भगा ले गए, जहां से वे छुट्टी की अवधि पूरी करके लौटे, पर हीरो के साथ उसकी नई नवेली दुल्हन सुशीला को लाए। और लड़का संभल गया लगने लगा, हालांकि उड़ती रही कि कभी कभी अभी भी अपनी सी पर उतर आता है। और कम से कम एक रात याद आती है जब सुशीला ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और हीरो बाहर झौराते हुए बेसुरे गले से गाने लगा, गुलाबी आंखें जो मैंने देखी, शराबी ये दिल हो गया, जिस पर सुशीला ने जोर से दरवाजा खोला और ऐसा लपट्टा रसीद किया कि रात में देर तक वही गूंजता रहा। पर गाना थम गया और बड़े के खर्राटे भी, क्योंकि वो जग गए, मगर तब तक सिर्फ हवा थी जिसमें वो बोले, शोर मत करो, सब तरफ बड़े अफसर रहते हैं। और अब हीरो अफसरों के घरों में पर्दे टांगता है, छल्ले वाले भी और फैशनेबल चिक और ब्लाइंड्स भी। और एक बेटा एक बेटी हैं, गुड़िया और प्रिंस, जो जब जी चाहे स्कूल से लौटने पे या खेल से आके रसोई की खिड़की पर खटखटाते हैं कि ए अम्मा बर्फ का पानी दे दो या कुछ खाने को। और कभी उन्हें अंदर आने दिया जाता है कि अच्छा अपनी माँ का हाथ बटा दो, बर्तन हटा दो, पोंछ दो, या क्यारी से धनिया तोड़ लाओ पर पौधा नोचना नहीं। पर कभी नहीं आने दिया जाता, तब वे आंख बचा के घुस आते हैं और कोई देख ही ले तो पीट करे पाए जाते हैं, जिस पर बड़े की पत्नी बहुत कड़क सुनाती है
कि सीधे होकर नमस्ते करो और मुंह में क्या भरे हो, छिपाते क्यों हो? कुछ चाहिए तो पूछ के नहीं ले सकते? जिस पर जाहिर है वो नहीं सर, कुछ नहीं है मुंह में सर, मेम साहब को कहते हैं और घूमते घूमते एक गटक में बोलने निकलने के उपक्रम में खांसने लगते हैं। और इस पर भी पड़ती है कि माँ को देखना चाहिए बच्चों की आदतें तो नहीं बिगड़ रही, ना कि उन्हें बुरी संगत लगने दें और देर तक भिन भिन चलती। पर उस दिन ये सब कुछ नहीं हुआ। बस प्रिंस की दादी, जो बूढ़ी थी पर उतनी नहीं जितनी अंदर बिस्तर वाली दादी, ने माथे पर बल देकर गंभीर सी आवाज में कहा, वो दादी कल्पतरु। जिस पर पोता प्रिंस सुशीला से कुछ कहने के बहाने से घर में घुसा और न बाएं देखे न दाएं, कि वो न देखे तो वो न दिखे, पर उसे कोई रोकने वाला नहीं मिला और वो बेधड़क बूढ़ी माताजी के कमरे में चला गया और धीमे धीमे उनके सिराहने कि फिर से वे दोहरा दें जो सुना है उन्होंने कहा वो हैं, वहां लेटे हुए छड़ी खड़ी पकड़ के सुबह सुबह वे चुप रहीं। सबसे पहले रजा फाउंडेशन और अशोक वाजपेयी जी का शुक्रिया। मेरे लिए आज मेरे इस मंच पे एक उपलब्धि ये है कि 1991 में जब मैं दिल्ली आई थी और पत्रकारिता की शुरुआत में मैं मृणाल जी संपादक थी, मैं मिलने के लिए एक पर्ची भेजी अंदर, तो नाम से इतनी कंफ्यूज हो गई और शायद मुझे जल्दी ना बुलाती अंदर, इन्होंने तुरंत बुला लिया। तो बाहर विनोद भारद्वाज बैठे थे, मेरे दोस्त थे, तो उनको आश्चर्य हुआ कि बहुत जल्दी बुला लिया उन्होंने, इतनी बिजी एडिटर है। तो जब मैं अंदर गई तो दीदी ने, मृणाल जी ने सबसे पहला सवाल जो पूछा, भूल गई होंगी क्योंकि मेरे जैसी पता नहीं कितनी आती थी तब, तो मुझसे पूछा कि तुम्हारी कहानी है ना वो, तुम गीतांजलि श्री हो? तो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा इसीलिए आपने जल्दी बुला लिया कि आपको लगा गीतांजलि श्री है? तो मैंने कहा नहीं वो मेरी कहानी नहीं है। तब मुझे आज देखिए कि ये संयोग जो पैनल बना है, मैं भाग्यवादी नहीं हूँ लेकिन मानती हूँ कि देखिए मृणाल जी और गीतांजलि जी जिनके कारण मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी मिला और मेरा कई काम भी बन गया अंदर गई, तो इनको लगा बुला लिया है तो चलो असाइनमेंट्स दो, और इनके दौर में मेरा करियर शुरू होता है और फिर बहुत काम करवाया मृणाल जी ने उस समय, तो उनके साथ बैठने का मौका मिला। तो मेरे लिए तो आज सचमुच शुभ मंगल शानदार दिन है मेरे लिए। और इनके सामने तो मुझे नहीं पता था कि जिस कथाकार और कथा की वजह से अंदर बुला रही हैं, एक दिन इनकी उपस्थिति में इनके उपन्यास के साथ मुझे बैठना होगा। तो ये सम्मान तो साहित्य ही देता है, जो पत्रकारिता ने मुझे नहीं दिया और जो साहित्य ने दिया। तो इसलिए मैं साहित्य की बहुत ऋणी हूँ और अशोक जी की तो हमेशा से हूँ, जब भी मिलते हैं तब भी एक बार थैंक यू बोलती हूँ आपको। ये उपन्यास बस 2 मिनट उपन्यास बता के छोटा सा, देखिए पत्रकार हूँ तो मेरा अनुभव फील्ड का रहा है। हसीनाबाद मेरी कल्पना का हिस्सा नहीं है, ये मेरा देखा हुआ लोक है और शायद भोगा हुआ। हमारा इलाका वैशाली है जहाँ पे आम्रपाली हुआ करती थी, तो वो अभिशप्त नाम है, स्त्रियों का नाम नहीं रखा जाता वहाँ। वहां एक नर्तकी हुआ करती थी तो वो बहिष्कृत थी लगभग, लेकिन वो लोक को बचाने के लिए नाचा करती थी, झूमर सोहर कहीं भी हो। आजकल तो उसके खानदान के लोगों ने बैंड बना लिया है और वो स्त्रियों का बैंड है और वो बैंड जगह जगह जाके द्वार लगवाना और शुभ काम में गाते वाते हैं। उस समय तो सोचा भी नहीं जा सकता था, तो वो बहिष्कृत थी। तो उसने आम्रपाली नाम से बैंड बनाया, तो उस बैंड को कोई नहीं बुलाता था कि अभिशप्त है, ना लड़की का नाम रखते हैं आम्रपाली हमारे इलाके में जो वैशाली इलाका है। तो वो उस समय लड़ रही थी समाज से, उसका बैकग्राउंड हम लोग को पता था कि कहीं से इसकी माँ भाग के आई, लेकिन हमें नहीं पता। मैं उस शहर से हूँ जहाँ का ब्रोथेल पूरे देश में फेमस है, चतुर्भुज स्थान, जिसका कोठा गोई प्रभात ने लिखा। तो उन गलियों से गुजर के ही हमारा आना जाना होता था और रोज शाम को वो दृश्य देखना और सुबह देखना, लेकिन हमारी आंखों पे ऐसे दोनों साइड से पट्टियां गिरा दी जाती थी क्योंकि हम सामंती परिवेश की लड़कियां थी, तो वो देखना गुनाह था। लेकिन स्त्री होने के नाते वो घुंघरू खींचते थे, हारमोनियम खींचता था, वो सजावटे, और कई बार मन करता था कि वो नाच रही तो हम क्यों नहीं नाच सकते वहां। तो इस तरह की फीलिंग होती थी। लेकिन बाद में जब पता चला उधर नहीं देखना भी गुनाह है, तो वो स्त्री जो जिसके बारे में कहते थे कि वो भाग के उसकी माँ आई थी, तो इसलिए उसको बहिष्कृत थी मेरे इलाके में। बहुत साल बाद, 20 साल बाद, कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद, जब मैं पत्रकारिता की तरफ से फेलोशिप लेके झारखंड के कोई इलाके में जाती हूँ, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं हुसैनाबाद, तो वो गुमला के अंदर जंगलों में है, वो एक गुमनाम बस्ती है, आज भी है। अब उसका काउंटिंग शुरू हुई है, तो अब वहां पे पोस्ट ऑफिस खुला है और धीरे धीरे। तो मैं 2 बार गई,
एक बार 8 साल पहले मैं जब गई, मैं ट्रैफिकिंग पे काम कर रही थी, झारखंड की लड़कियों की ट्रैफिकिंग कैसे होती है, उनका जाल कैसे है दिल्ली में, मैं रिसर्च करने गई थी इस पे। तो रिसर्च करते करते अंदर जो नक्सली इलाका जहां पर है, जहां से लड़कियां गायब है, गांव का गांव खाली है लड़कियों से, लेकिन एक ऐसा गांव मिला मुझे जंगल के बीच में जहां चबूतरों पर सिर्फ घिसटती हुई बूढ़ी औरतें बैठी थी, जिनकी चेहरे सूख चुके थे, पपड़ियां पड़ी हुई होठ पे और कपड़े फटे हुए, और या तो छोटे छोटे बच्चे या एक आध लड़के गुंडे टाइप के जो उनकी देख रेख करते थे। तो जो मेरा गाइड था, जो लोकल एजेंट था साथ में, वो वहां रुकने नहीं देना चाहता था मुझे, लेकिन मैं रुकी वहां 2 दिन रही मैं। जो एक राम प्यारी थी उसके घर में इस तरह के खतरनाक काम रिसर्च के दौरान बहुत करती थी मैं, और मैं रुकी 2 दिन। रुकने जब तब पता चला कि ये गांव तब से उजड़ गया जब से वहां से एक औरत भागी अपना बच्चा कीर्तन मंडली लेके। उसके बाद वहां पे पाबंदी लग गई बाहरी लोगों के आने जाने पे। क्या पता, मैं फिर तलाश नहीं कर पाई, मैं दोबारा गई उस गांव को देखने। मैं अपने गांव में मैंने पता किया कि जो गाती थी लड़की, जो अम्रपाली बैंड, क्या उसका कोई कनेक्शन था वहां से, मुझे किसी ने जानकारी नहीं थी, तब तक वो गुजर चुकी थी। लेकिन उनका एक प्रेमी जरूर मिला, बूढ़ा प्रेमी, जिसका नाम था 250। तो मैंने पूछा कि 250 कोई नाम होता है? तो जिस जमाने में पैदा हुए होंगे तो 250 रुपए खर्च हो गए। तो माए चिढ़ के कि तो खर्चा करा दिया इसके, तो 250 है ये। तो उनको बूढ़े 250 चच्चा, 250 बाबा, ऐसे लोग कहते थे। तो एक दिलचस्प नाम मिला, एक उनका प्रेमी बचा हुआ था चेथरू, वो मिला, तो वो उनके किस्से सुनाता था। तो ये मेरा सब भोगा हुआ लोक है, जो वैशाली का इलाका है, और जो मेरा रिसर्च का इलाका है ट्रैफिकिंग का, कि कैसे ट्रैफिकिंग की शिकार लड़कियों को वहां पे, जिनकी कोई जाति नहीं होती, दीदी मृणाल जी ने कहा वो सच था कि उनको औरतों को जाति का नहीं पता। तो वो सारा रिसर्च करके मैं लाई, फिर इधर से खोजा, और इसीलिए इसकी चर्चा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि दुख और तकलीफ से लिखी गई कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती है। अशोक जी, आपको हमेशा प्रतिभाओं पे संदेह रहा है, आप जरूर संदिग्ध मानिए, लेकिन बिना एक बार पढ़िए जरूर आप। मौका देने का आपको शुक्रिया। मैं हसीनाबाद, बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन हसीनाबाद के बारे में जितना बताया वो थोड़ा सा, ये एक चैप्टर है जिसमें हसीनाबाद का खुलासा है। कहानी बहुत बड़ी है, जिसमें वो संसद तक जाती है कहानी, वहां तक जाती है, क्योंकि आपको याद है भगवंती देवी जब ये सोशल इंजीनियरिंग का दौर शुरू हुआ तो गया से ईंट पत्थर तोड़ने वाली को उठा के एक अनपढ़ को पार्लियामेंट में ले आए, तो हम लोग से टकराती थी, उनको पार्लियामेंट का रास्ता, उनको पता नहीं होता था कि किधर जाना है, तो हम लोग से कई बार टकरा जाती थी, तो हम लोग उनको पार्लियामेंट तक पहुंचा देते थे कि आपको यहाँ बैठना है, अब जाइए। उसके बाद दोबारा नहीं बनी, क्योंकि वो जानती थी कि उनको इस्तेमाल किया गया है। तो सत्ता कैसे पॉपुलर चीजों को इस्तेमाल करती है, ये उपन्यास उसकी तरफ है। थोड़ा पॉलिटिकल है, थोड़ा लोक है, और अंत में सत्ता पर, राजनीतिक सत्ता पे लोक की विजय की पताका है ये, उसकी विजय की कथा है ये। हसीनाबाद, एक भरी पूरी बस्ती, एक लापता नगर, लापताओं की बस्ती कहें, ठाकुरों द्वारा अपनी अय्याशी के लिए बसाई गई हसीनाओं की बस्ती हसीनाबाद। हर घर में ठाकुरों की हसीनाएं रहती थी, देश भर से चुन चुन कर लाई गई हसीनाएं। इन हसीनाओं की कुछ कहानियां भी रही होंगी, इन हसीनाओं के कुछ सपने भी होंगे, जो अब इस बेतरतीब सी बसी हुई बस्ती का हिस्सा बन गए थे, या कहे इस बस्ती में खो गए थे। एक ऐसी बस्ती जो धीरे धीरे नगर और सभ्यता की देहरी पर कदम धर रही थी। उस बस्ती में कहने के लिए बहुत काम होते थे। भोरे भोरे सूरज उगने के साथ आरती की आवाजें हर घर से आने लगती थी, कहीं नमाज भी होती थी। यह पुरानी बस्ती थी जिस पर आधुनिकता का लेपन किया जा रहा था। इस आधुनिकता से लेकिन उन औरतों की किस्मत आधुनिक नहीं हो पा रही थी, जिन्हें ठाकुरों की प्यास बुझाने के लिए उस बस्ती में लाया गया था। आज से कुछ बरस पहले तक इस बस्ती का नामो निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि यहाँ पर जंगल थे, घने जंगल, ऐसे घने कि दिन में सूरज की किरणें भी वहां नहीं जा पाती थी। उस जंगल में जानवरों की बस्तियां थी, मगर धीरे धीरे ठाकुरों की नजर उस सुनसान जगह पर पड़ ही गई। उन्होंने वहां इंसानी बस्तियां बनाई, अपनी अय्याशियों की बस्तियां। ऐसा ही कुछ हसीनाबाद के साथ हुआ।
कई बरस पहले जो जंगलों में कुछ कोठरियां बनी वे बढ़कर हजारों में हो गई थी। उस बस्ती में अब कई पीढ़ियां हो गई थी। समय की सीढ़ियों पर कई औरतें झुकी कमर के साथ विदा हो गई। कुछ रोगों से ग्रस्त हो गई तो कुछ भागने में भी सफल हुई। जो सफल नहीं हो पाई उनका कुछ न पता चला। वैसे भी ठाकुरों की राह में आने वाला रोड़ा कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता। वे किंवदंतियां बन गई। आज भी हसीनाबाद के गानों में वे किंवदंतियां जिंदा हैं। उस बस्ती में एक थी सुंदरी देवी। सुंदरी देवी एक बहुत ही रोबीले ठाकुर के द्वारा पोषित हसीना थी। ठाकुर साहब अपने गांव की इस प्राचीन परंपरा का निर्वाह कर रहे थे। यह परंपरा उन्हें विरासत में मिली थी। इस परंपरा का दंड हसीनाबाद की हसीनाएं भुगतती थी। हसीनाबाद में कई दिन फेरी वाले आते थे, कभी चूड़ी वाले, कभी गजरे वाले, मगर कोई स्कूल नहीं था। अब ठाकुरों की बसाई हुई बस्ती थे, बच्चे भी होंगे, मगर आसपास कोई स्कूल नहीं, न ही कोई स्कूल का नाम लेवा था। स्कूल का न होना उस बस्ती के लिए जरूरी था। लगभग 10-12 हजार की आबादी वाली इस बस्ती में किसी स्कूल का न होना किसी जरूरी को भी नहीं लगता था। एक अनगढ़ सी इस बस्ती में छोटे छोटे मकानों की छतें आपस में लगी हुई थी। जब आधी रात या अल सुबह ठाकुर चले जाते तो प्रातः काल की आरती के बाद औरतें सज धज कर निकल आती। सजना उनके लिए जरूरी था, नहीं तो रात भर के निशान सुबह तक बचे रहते जिन्हें छुपाना असंभव हो जाता। इन छोटे छोटे मकानों की छतें सुबह से ही गुलजार हो जाती थी। सुबह से ठाकुर के अनपढ़ लठैत घरों के चक्कर लगाने लगते। वे लठैत भी बहुत मुंह लगे थे, न केवल ठाकुरों के बल्कि उन औरतों के भी। अनपढ़ लठैतों की फौज तैयार होती ही रहती थी वहां, जो ठाकुरों की तीमारदारी खेतों और भट्टों में काम करते थे। ठाकुरों ने उन्हें इसी काम के लिए रखा हुआ था कि किसकी लड़की कब बड़ी हो रही है, किसके यहाँ का लड़का खेत में काम करने लायक कब हुआ। कच्ची पक्की सड़कों पर नालियों का बहता पानी भी उन्हें इस जासूसी के काम से नहीं दिखा पाता था। ठाकुरों के पास एक एक रिपोर्ट पहुंच जाती थी। यह बस्ती अदृश्य होते हुए भी काम की थी। यह बस्ती नक्शे में नहीं थी और ठाकुरों की पूरी कोशिश यही थी कि यह नक्शे में ना आने पाए, मगर इन औरतों के पास समय और हुनर दोनों ही बहुत आयत में था। सुबह होते ही ज्यादातर लग जाती अपने अपने काम में। कुछ औरतें तमाम तरह की स्वादिष्ट बढ़िया बनाती थी, कुछ नाजुक उंगलियां अगरबत्ती बहुत ही अच्छी बनाती थी। कुछ लड़कियों ने अपने भाइयों और अपने कथित प्रिय यारों के साथ यानी कुम्हारों के साथ मिलकर चाक चलाना सीख लिया था। चाक घुमाते घुमाते कुछ लड़कियों ने अपनी किस्मत भी घुमा ली थी। हालांकि यह सच भी था कि कुछ लड़कियां इसी धंधे में लग जाती या आपस में शादी ब्याह करके बस जाती, कुछ गायब हो जाती। ज्यादातर ने इस बस्ती को, इसके जीवन को अपना नसीब मान लिया था। घर भी ठाकुरों की हैसियत के हिसाब से ही जो थे। जो रसूखदार ठाकुर होता उसका घर अकेला और शायद तिमंजिला या चौमंजिला। जो ठाकुर सामान्य होता उसका घर उससे कम, और वो ठाकुर अय्याश होकर बर्बाद हो गए, उनका घर बेहद ही साधारण टूटा, केवल ईंट और प्लास्टर के साथ। सुबह से शाम तक आवाजों का शोर रहता। अधेड़ औरत बच्चों को धिक्कारती, मर जा जाकर कहीं ठाकुर का खून है ना, जैसे उसने परेशान किया वैसे तू भी करेगा। तू यहाँ से खून पीता है, तू भी पी ले, वो भी पीता है, तू भी पी ले। यह उन औरतों की कुंठाएं थी जो किसी न किसी तरह से अपने बच्चों पर निकलती थी। क्योंकि बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था तो वे आपस में ही सटी हुई छतों पर बढ़िया सुखाती औरतों से टकराते हुए चलते रहते थे। रात भर की पीड़ा के बाद अगरबत्ती की गंध में देह गंध भुलाती औरतें शायद इन आघातों से चौंक जाती थी। पीड़ा में ढले हुए इन उत्पादों की आसपास के बाजारों में बहुत मांग थी। बहुत कुछ ठाकुरों को पता होता कि किसके हाथ की बढ़िया किस गांव गई, किसके हाथ की बनी टोकरी कितने घरों में गई, किसने मछली को सुखाकर बेचा और किसने साड़ियों पर कढ़ाई की। ठाकुरों के पास सब जानकारी होती थी। इन औरतों के पास इन कामों से कमाया गया पैसा भी खुद का नहीं हो पाता था, क्योंकि इन सामानों के बेचने के बाद वो केवल ठाकुरों के कारिंदों पर ही निर्भर थी। मुर्दा बस्ती में जिंदा रहने की आखिरी कोशिश अपने हुनर को जिंदा रखना था। जो थोड़ा नाच गा लेती थी उन्हें ठाकुरों की महफिलों का हिस्सा बना दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि सब कुछ लड़कियों के लिए था। लड़कों को थोड़ा बोझ होते ही या तो औरतों के दलाल बना दिया जाता था या फिर ठाकुरों के भट्टों और खेतों में लगा दिया जाता था। कुल मिलाकर किसी तरह जिंदा थी वो बस्ती, बस सांस नहीं लेती थी। इस बस्ती में ठाकुरों के तमाम परिवार आकार ले रहे थे। ठाकुर आते थे, रात में महफिलें जमती थी तो परिवार का बढ़ना स्वाभाविक ही था, मगर अस्वाभाविक था उन परिवारों का एक नया रूप लेना। ये परिवार ठाकुरों की जिम्मेदारी थे। ठाकुर लोग इस बस्ती में अपने पिता की जिम्मेदारी भी उठा रहे थे और सबने इसी बस्ती के समानांतर एक एक परिवार भी बसा रखा था।
ठाकुरों की बीबियां इन्हें दूसरी औरत का दर्जा नहीं देती थी। ये सब रखेले थी उनकी नजर में भी और ठाकुरों की नजर में भी। उनके बच्चे भी थे, अवैध थे, जो मतलब से पाले जा रहे थे। न जाने कितने सालों से यह सिलसिला चला आ रहा था। हर पीढ़ी इसका निर्वाह गंभीरता से कर रही थी। दोनों तरफ से मामला परंपरा का बन गया था। इसे बाहर की हवा से बचाए रखने के लिए उचित सुविधाओं तक से वंचित रखा जा रहा था। कई परिवार सही दवा दारू के न मिलने से नष्ट भी हो गए थे। जैसे ही मालिक मरे वैसे ही कई परिवार भी मर गए। ये परिवार कई बार सही चादर न मिलने पर, सही सुविधाएं न मिलने पर खत्म हो जाते। इन परिवारों का रसूख तभी तक होता था जब तक उस परिवार के ठाकुर की सांस से चलती थी। उधर परिवार के ठाकुर की सांसें बंद हुई और इधर इस परिवार ने आखिरी सांस ली। बाद में कब कोठरी बंद हो जाती थी, भूख के मारे कब अतरियां सूख जाती थी, किसी को पता ही न चलता था। और अंत में एक परिवार नष्ट। बड़ा अजीब था यह हसीनाबाद। इस नगर की हसीनाएं अपने बेहिसाब दर्द में बर्बाद थीं। हसीनाएं वहां पर सब कुछ समय के लिए ही हसीन रहती थीं, फिर खंडहर और मलबों में बदल जाती थीं। इस बस्ती में एक और परिवार था। जवान सुंदरी भी एक सजीले ठाकुर के दूसरे परिवार का हिस्सा थी। ठाकुर सजावल प्रताप सिंह भी आम ठाकुर न थे। गजब व्यक्तित्व था। गोरे इतने कि छुओ तो लाल पड़ जाए, मूछे रोबीली। जब ताव देते तो ऐसा लगता कि राजा शिकार पर जाने के लिए प्रतंचा चढ़ा रहे हों। सब राजा हो और रानी एक ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। एक वैद्य परिवार और दूसरा हसीनाबाद में। उस समय महंगाई का जोर बहुत था और सामंतवाद आखिरी सांसें ले रहा था। फिर भी शान में कमी नहीं थी। वह समय सुंदरी के द्वारा ठाकुर साहब का दूसरा परिवार बसाने का था। वो देखते देखते 2 बच्चों की मां बन गई। एक तो उनका गोल मटोल सा रमेश और दूसरी बेटी गोलमी। बेटी के पैदा होने के बाद सुंदरी डरने लगी। ठाकुर साहब के जाने के बाद वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर डर जाती। बेटी के भविष्य को लेकर तमाम तरह की चिंताएं उसे घेरने लगी थी। बेटे को लठैत के रूप में देखती और डर जाती। फिर सोचती चलो बहादुर ही तो बनेगा, ठाकुर साहब की संगति में रहेगा। लेकिन बेटी क्या करेगी, कहाँ जाएगी? इस बस्ती में किसी और ठाकुर की रखेल, नाच गाना, अय्यासी का सामान। क्या वो इस देह के बाजार में एक और हसीन देह व्यापार के लिए तैयार कर रही है? क्या कर रही है वो? उस बस्ती में उसकी धूल, मिट्टी और हवाओं में सिर्फ देह गंध ही तो भरी थी। जैसे सारी औरतें देह की गठरिया हो, जमीन पर लुढ़कती हुई गठरिया, प्राणहीन गठरिया, जिनमें अरमानों की कब्रें उभरी हुई साफ नजर आती थी। उसे दूसरों की चिंता नहीं होती, पर गोलमी की चिंता में चैन हराम हो चुका था। गोलमी के पैदा होने तक तो उसे इसी दुनिया में आनंद आने लगा था। बचपन की सारी स्मृतियां धुंधली पड़ चुकी थी। बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई रास्ता बचा नहीं था। सब कुछ घर बैठे मुहैया हो तो इंसान सुविधाओं का गुलाम हो ही जाता है। सुंदरी इस माहौल में ढल चुकी थी। इससे पहले कि उसकी आत्मा पूरी तरह गुलाम होती, गोलमी सवाल बनकर खड़ी हो गई थी। यह सब सोच सोच के सुंदरी का बुरा हाल हो रहा था। वो अपने जवां दिनों का आनंद भी नहीं उठा पा रही थी। उसके दिन गुजार थे। सारे ऐशो आराम, गहने गुड़िया क्या मुहैया नहीं था उसे। ठाकुर साहब की कृपा इतनी कि एक डग भी पैदल नहीं चलती थी। बस्ती की अन्य सुंदरियों से ज्यादा नाज नखरे सुंदरी के उठाए जाते थे। शहर में जो नया सिनेमा आता उसको VCR पर दिखाने का इंतजाम हो जाता। जो नया फैशन आता, कपड़े से लेकर लव इन टोक्यो जैसी चीजें उसे मुहैया हो जाती। किसी न किसी तरह ठाकुर साहब इंतजाम करवा देते। रेडियो उपहार में दिया था और उसकी ड्यूटी थी कि सदाबहार गाने सुने और गाने का रियाज करे। शाम इन्हीं गानों में तो ढलती थी। रात इन गानों की पुकार सुनकर गहराती थी। हवाओं में शौकी इन्हीं गानों ने भरी थी। सुंदरी झूमर और गजलें गाना चाहती थी। ठाकुर साहब में इतना धैर्य कहाँ कि गजल की अगली पंक्ति तक रुके। उन्हें बस झूम बराबर झूम की चाहत। लोकगीत डाउन मार्केट लगते थे, चलन से बाहर की चीज। दिन दुनिया में भटकने वाले ठाकुर साहब जब सुंदरी के मनोरंजन कक्ष में पहुंचते तो 4 चिराग जल उठते थे। घर खुशबू से भर उठता था। उनके इशारे पर सुंदरी की हर अदा तय होती थी। न कोई अपनी पसंद, न अपनी कोई अदा। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें उठती उसकी और होठों तक आते आते फना हो जाती। अरमानों पर लगाम लगाने की कला सीख गई थी सुंदरी। वो जानती थी कि उसकी कीमत भी चुकानी होगी। इस महफिल में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पहले ही अपनी सुंदरता और ऐश और आराम की बड़ी कीमत चुका रही है। वो अपने नाम के हिसाब से तो सुंदर थी। बड़ी बड़ी कमान की तरह खिंची हुई आंखें, चंपई रंग और उस पर काले लंबे बाल। दुर्गा प्रतिमा में ऐसे ही घने काले बाल देखकर वो मुग्ध होती और अपने बालों को लहरा देती। उसे लगता मूर्ति का चेहरा उसकी तरह होने लगा है। अपने चेहरे पर किसी की दुर्गंध युक्त सांसें महसूस करती और चिहुक पड़ती। कहाँ दुर्गा प्रतिमा का निष्पाप चेहरा? सारे मर्द भगत पूजा पाठ में लगे हैं। मूर्ति के चेहरे तक कोई हाथ, कोई चेहरा नहीं पहुंचता था। देवी भी कितनी शांत और निश्चिंत। वह उन्हें देखती हुई भक्ति में लीन हो जाती। अक्सर शुक्रवार को देवी मंदिर में कीर्तन होता था। कीर्तन मंडली बैठती थी। उस मंडली में कीर्तन करने जो भी औरतें आती वे जैसे खुद को भुलाने के लिए माता के भजन में खो जाती।
कीर्तन में ढोलक, मंजीरे और झाल, भजन के शब्द दब जाते थे मगर अवसाद बह जाते थे। माता का खोइछा भरती हुई सुंदरी अपनी उधार की जिंदगी को वही छोड़ जाने का सोचने लगी थी, पर कैसे और कहां जाती। उसे कुछ दिनों से एहसास होने लगा था कि भक्ति से ही मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। वह मंदिर के माहौल में रमने लगी थी। यह रोज का क्रम हो चला था। मार्ग की तलाश थी मगर भय से मुक्ति नहीं थी। वह ठान रही थी कुछ मन ही मन, कब जाना था उसे। अपनी प्यारी गोलमी को देखती और उसकी आंखों से आंसू छूट जाते। वो सोचती कि क्या वो कभी हसीनाबाद से आजाद हो पाएगी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते, पर वे ख्याल वहीं उमड़ कर रह जाते, क्योंकि ठाकुर साहब का अपना चाल था। जब से वो राजनीति में सक्रिय हुए थे तब से बहुत ही खूंखार हो गए थे। राजनीति में आकर वो और राजा हो गए थे। पहले तो वो गुस्से और बदनामी से नहीं डरते थे, पर अब राजनीति ने उन्हें और घाघ बना दिया था, जिसमें गुस्से का मैनेजमेंट करना और बदनामी को दबाए रखना शामिल था। वो थोड़ा थोड़ा बदल रहे थे और सुंदरी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। वह एक रूप रसिक प्रेमी को खाग नेता में बदलते देख रही थी। वह आने वाले दिनों के पंजों की आहट महसूस करने लगी थी। सुंदरी को इस कैद से बाहर निकलना था, लेकिन 2 बच्चों को लेकर आजाद होने का सपना नहीं देख सकती थी। वह अपने दर्द से लड़ तो सकती थी, पर बेटी को देखकर वह और दुखी हो जाती। वह जंग लगे दरवाजों को खोलना चाहती थी, पर वह जानती थी कि यह सब इतना सरल न था। पहले गीतांजलि श्री से बात शुरू करते हैं। इनके उपन्यास का जो फलक है बहुत एक तरह से जाना पहचाना है और काफ़ी हद तक उसके जो पात्र हैं वो भी काफ़ी पहचाने से हैं, ध्वनियाँ भी पहचानी सी हैं, लेकिन उन्होंने उसको बहुत मज़ेदार तरीके से तोड़ा है। तो जो उपन्यास अच्छा लगता है वो उसका पुनर्पाठ ज़रूरी हो जाता है। एक बार तो आप रॉ में पढ़ जाते हैं, अगर अच्छा उपन्यास हो तो रॉ अपने आप बन जाती है। उसके बाद कुछ हिस्से होते हैं जिसको कि आप कॉलोनाइज कर लेते हैं वो, और फिर उसको जाके खोजते हैं, और फिर वो जैसे आपने जो अभी हिस्सा पढ़ा इंटरेस्टिंगली, वो जब मैंने पढ़ा तो वो जो खाली होते हुए घर का जो विवरण है और भी उसमें कई इस तरह के हैं। तो ये जो संरचना जो जिस तरह से उपन्यास की भी, क्या उसको आपने कथा के रूप में पकड़ा कि ये जो इस तरह के अलग अलग हॉलवेज बने हैं गूंजते हुए, इससे पकड़ा? और दूसरी चीज़ ये कि एक तो भाषा वो है जो लोग आपके पात्र इसमें बोल रहे हैं, लेकिन एक भाषा वो है जिससे आप उनको काथरे में सिल रही हैं, वो भाषा बिल्कुल फर्क है। इसके द्वैत पर कुछ? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती कि मैं क्या आपको जवाब दूं। इसलिए कि शायद बहुत सी चीज़ें इनमें से आप भी जानते होंगे कि ये सब कोई बहुत पहले से कुछ सोच कर और एक स्कीम बना के और एक एजेंडा तय करके तो होता नहीं है। वो कुछ अपने आप इवॉल्व होता है, वो अपना स्वर खुद पकड़ता है। इसमें क्या हुआ था मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ और किस तरह से हुआ, लेकिन बस ये कि वो कई स्तरों पे चलने लगा। तो जो मैंने कहा कि एक वो रोज़मर्रा का जो था, जिसमें कि बिल्कुल ही निजी और बहुत ही छोटी छोटी वो कैं पैं संयुक्त परिवार की वो चलती थी, तो उसकी भाषा अपने आप उन लोगों की भाषा बनती चली गई। और किसी और स्तर पे शायद पता नहीं, ऑथोरियल वॉइस तो शायद इसमें एक नहीं है, पर शिफ्टिंग नरेटर्स हैं, वो शायद थोड़ी क्या बोलेंगे, कृत्रिम बोलेंगे, आई डोंट नो क्या बोलेंगे उसको, वो दूसरी भाषा में चलने लगा। कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, हाँ, कौवे, सबकी आवाज़ें हैं, सबकी आवाज़ें हैं, पर वो आती चली गई हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए भी एक यात्रा पे निकलना था, जिसमें कि अपने आप ये नई नई आवाज़ें आती चली गई। और मैंने ये उपन्यास इसमें बहुत ही वक्त लगाया है। शायद मैं समझती थी 10 साल, पर मेरे प्रकाशक बताते हैं कि नहीं, मैंने 6-7 साल ही लगाए हैं।
पर मुझे बिल्कुल लग रहा था कि क्या हो गया, ये कभी ख़त्म ही नहीं होएगा ये शायद। और मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि ये मैंने लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं ये उपन्यास क्या है, पर इसमें बहुत से स्वर, बहुत से स्तर अपने आप आते चले गए और सच में ये बहुत सी धाराओं का उपन्यास बनता चला गया। और एक चीज जो इसमें मैंने शायद कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको बहुत अकेले होकर लिखा, एक तरह से समाज को लात मार के लिखा, तो वो समाज आपको छोड़ता नहीं है, आप कितना भी उसको लात मारिए। कहीं कहीं इसमें ए लड़की भी की परछाई भी आती है क्या? उसका कोई आपके अवचेतन में था? कृष्णा सूक्ति अवचेतन तो मैं क्या जानूं पर नहीं, पर कई बार जब चीज आ जाती है सामने तो लगता है कि अरे ये भी हमारे हो सकता है। चेतन में तो नहीं था, अवचेतन में क्यों नहीं हो सकता? मतलब कृष्णा जी की मैं बहुत एडमायरर हूँ और मैं अपने आप को बहुत गर्व से उनके बच्ची मानने को तैयार हूँ। तो मुझे मालूम नहीं है, किसी ने भी बनारस में मुझसे कहा कि ये पहले पेज से आखिरी पेज तक कृष्णा सोचती हैं। मैं कहा ठीक है, होंगे, मुझे नहीं मालूम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ध्वनियाँ है बीच बीच में, हो जैसे सकता है, जरूर कोई गाता है तो एक कुछ बात झलक जाता है कि अरे ये तो उस घराने की आवाज लगाने का ढंग है, तो वो चीज मुझे लगा। कोई मुझे लगता है कोई सेंसिबिलिटी है, कोई चीज है कि जिन लोगों को हम एडमायर करते हैं उन्होंने हमें बनाया है कहीं ना कहीं। निर्मल जी हैं और कृष्णा जी हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं, तो जरूर हो भी सकता है, लेकिन मैं नहीं ये बात जानती हूँ। और बस मैं यही कह रही हूँ कि मैंने जब इसको शुरू किया, एक तो बहुत अकेले होकर लिखा, और जब मैंने इसको शुरू किया तो शायद मेरे लिए सिर्फ वो एक औरत थी जो काफ़ी बूढ़ी हो गई, जो माँ और दादी है इसमें, जिसने पीठ कर ली है, दुनिया की तरफ पीठ की है, परिवार की तरफ पीठ की है, वो धीरे धीरे बनता चला गया और मैं बस उस औरत के पीछे पीछे चलने लगी। फिर बाकी वो होता चला गया और इतने सालों में क्या से क्या बना है मैं पढ़ूं तो शायद अभी डरती हूँ इससे, तो पढ़ा भी नहीं है मैंने, तो पता नहीं आपका मैं कोई जवाब दे नहीं पाई हूँ, लेकिन ऐसे ही। एक सवाल मैं पूछूं, कल से पढ़ना शुरू किया तो सच पूरा नहीं पढ़ पाई, लेकिन जितना पढ़ा उससे कुछ चीजें तो बहुत क्लियर है कि ये महाकाव्यात्मक उपन्यास है और इसको पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है और बहुत समझ की भी जरूरत है, और जल्दी प्रवेश मुश्किल है। जबकि कथा की सफलता ये मानते हैं कि आप कहीं से भी घुस जाए उसमें, कहानी में, लेकिन उस उपन्यास में कहीं से भी घुसना बहुत मुश्किल है। और मैंने बहुत तरह से कोशिश की, इस चैप्टर से घुसूं, इधर से। आपने एक जगह लिखा है कि बातों से ही बातें निकलती हैं और थानों से कट पीस, तो 6 साल लगे आपको, और जो शैली है आपकी वो कट पीस जैसी है, छोटे छोटे आमतौर पे इतना छोटा अंश नहीं देखा मैंने। तो ये क्या 6 सालों के अंतराल की वजह से हुआ, या आपके दिमाग में जो वो चीजें कट पीस की तरह आती गई और आप उसको दर्ज करती गई, ये कैसे संभव हुआ? ये तो चेतन की बात है। मुझे लगता है ये भी चेतन की बात नहीं है। मुझे लगता है बस वो अपना स्वर खुद ही ढूंढता चला गया, और वो शायद मेरे पे थिएटर का असर है। ये मेरे जिनके संग मैंने बहुत काम किया है, अनुराधा वो यहाँ पे नहीं है, अफसोस की बात। सबसे ज़्यादा काम उन्हीं के साथ किया है, कीर्ति के साथ भी थोड़ा काम किया है, पर शायद ये थिएटर का मुझ पर असर होगा। जैसे कृष्णा जी का मैं नहीं जानती, ये भी मैं बहुत साफ चेतन मन में नहीं जानती हूँ, लेकिन ये कि कहाँ ब्रेक्स आ जाते हैं कि आप उसको एक तरह से अगर पूरा कर देते हैं, उस लय को ख़त्म करते हैं, तो वो बात बिगड़ जाती है। तो आप कुछ एक स्टकाटो सा ब्रेक कहीं पे लाते हैं तो वो चीज़ कुछ एक अलग तरह की ठिठक पैदा करती है। तो शायद वो कोई एक ध्वनि मेरे भीतर, मेरे जो सरोकार मेरा रहा है थिएटर के साथ, उससे शायद आया हो, और इसलिए मैं उसको अजीब अजीब जगह तोड़ती हूँ और मोड़ती हूँ। तो ये मेरे अंदर कोई एक अलग किस्म का शायद सौंदर्य बोध
पनपता रहा है, जो मुझे गाइड करता रहा कि बस यहाँ पे इसको तोड़ दो। बिल्कुल तो, अलग है। तो वो उस तरह से बना है। और आपसे सवाल पूछो। सॉरी, मैं सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आपको पढ़ गई पूरा सहलरे। ध्वनियों के आलोक में आपकी किताब मैंने पढ़ी थी, जिसमें वो संगीत का पूरा वो प्रभाव था, और इसको सहलरे पढ़ने के बाद आसानी से मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि तो सहलरे लिखने के पीछे वो ध्वनियों के आलोक में जो छूट गया था, जो लोग आपसे या जो सांस्कृतिक पक्ष इस पूरे एक खास जॉनर का, तो इसके पीछे सहलरे के पीछे क्या था, वो ध्वनियों के आलोक में क्या छूट गया था आपसे, जबकि वो तो बहुत अच्छा महफिलों का सब कुछ था। तो क्या उसको औपन्यासिक कृति में बदलने के लिए आपने उसको सहलरे में बदला? आप समझ रही दीदी मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, ये उल्टा हुआ। हाँ। सहलरे के लिए मैं सालों से अपने को तैयार कर रही थी। तो जैसे आप कभी किसी बढ़ई की कार्यशाला, मुझे बढ़इयों की कार्यशाला बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ कोई चीज़ बर्बाद नहीं होती है। छोटी से छोटी छीलन कर्ल अप हो, वो भी कहीं ना कहीं खप जाती है, बुरादा तक काम आ जाता है। तो वो जो था, वो जो उस वर्कशॉप, दिमाग की वर्कशॉप से जो छीलन और बुरादा और वो सब था, उसको एक तरह से तथ्यपरक तरीके से मैंने ध्वनियों के आलोक में स्त्री में निकाल दिया। बल्कि मेरे बहुत सारे मित्र जो कई सालों से जुड़े रहे हैं, पत्रकार भी, संगीत की मार्फत भी, उनका ये कहना था कि तुमने बहुत टालू तरीके से लिखी। तो मैंने कहा कि वो टालू है क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा बच गया था, तो किसी दर्जी को कोई बढ़िया कपड़ा मिल जाता है तो वो उससे एक तो बढ़िया चीज बनाता है, फिर उसकी जो कतरने होती हैं उससे खेल करता है। तो अगर समय हो, अशोक इजाजत दें, तो इस बीच में जो कतरने मेरे पास आई, उससे मैंने एक छोटा सा, एक और अजीबोगरीब किस्म का छोटा सा उपन्यास लिखा, जिसका नाम है हिमुली हीरामणि कथा। इसमें एक मिथिकल औरत है, वो भी ऐसी ही शुरू होती है। उसके पति, उसके पिता उसको अब्यूज करते हैं, फिर परिवार से निकाल दी जाती है, फिर वो यक्षिणी बन जाती है कोई बाबा जी की बहबूत से, और वो बार बार जन्म लेती रहती है। तो फिर वो बात को पावर की बहुत बड़ी, मतलब जो इंद्रप्रस्थ नगरी है उसमें वो बहुत बड़ी एक शक्ति की, पावर की दलाल बन जाती है, और जो महाराजा धीराज हैं उनकी वो बहुत करीबी बन जाती है। तो उसकी एक धूर्त मंडली है, उसमें 3-4 धूर्त हैं, और वो शहर के एक बाग में मिलते हैं और फिर कहानियाँ सुनाते हैं। तो एक बार उन लोगों में शर्त लगती है कि सबसे जो अविश्वसनीय कहानी सुनाएगा उसको, जिसको कि हम विश्वसनीय साबित कर देंगे, और अगर कोई कहानी इतनी अविश्वसनीय हो कि वो विश्वसनीय बन ही ना सके, तो फिर बाकी सब लोग उसको खाना खिलाएंगे। तो ये खिलवाड़ के रूप में शुरू होती है। तो उसमें एक कहानी है, उन्होंने कहा कि मतलब ये एक धूर्त कहानी बता रहा है, और उसमें उनकी शर्त ये थी कि ये जो कहानी है इसको रामायण और महाभारत के साक्ष्य से आपको सही सिद्ध करना होगा, शेष धूर्तों को। तो शेष धूर्त भी बहुत पढ़े लिखे धूर्त थे, जैसे कि धूर्त हमेशा होते हैं, तो इसलिए समय में तो है ही, जाहिर है। तो मैं, मेरे ख्याल में अगर परमिशन हो, आपने वैसे भी पहले सबसे कम पढ़ा। नहीं, ये पूरी तरह वाचिक परंपरा का उपन्यास है, इसलिए इसको पढ़ने में। तो ये धूत बता रहा है कि मैं सीधे राजकुल चला गया, और वहां पहुंचते ही मुझे महाराजा धीराज के आदेश से अनेक बूढ़ी अनुभवी अमात्यों के वरीयता क्रम को लांघकर सर्व मुद्रा भी लेखाधिकारी का पद दे दिया गया। मुझे बताया गया था कि कुछ दिन बाद कुछ खुराफाती बूढ़े मुझे अपदस्थ करने के विफल कुचक्र रचेंगे, पर मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। महाराज मुद्रा राक्षस शीघ्र ही उनका कुछ प्रबंध कर देंगे। इस प्रकार आश्वस्त हो मैं मनोयोग से अपना काम करने लगा। इसकी जो भाषा है वो पुराने जो जैन और जातक आख्यान है उनकी भाषा है। मुझे आनंद हुआ जब बूढ़े
राजप्रासाद से सुदूर एक बंद भवन में दिशा निर्देशन के लिए बिठा दिए गए। मुझे आनंद हुआ। अब नित्य राज दरबार के 18,000 अमात्य मेरे अधीनस्थ नाना प्रकार की राजकीय मुद्रा के निर्माण, नियमन, वितरण और भंडारण का काम देख रहे थे और महाराज से नियमित दैनिक मंत्रणा होने से मेरी दैनिकी बड़ी सुखद बन गई। कुछ दिवस उपरांत बातचीत के बीच अचानक महाराज ने कहा, हे महामात्य, तुमको गोपनीय बात कहता हूं, बल बुद्धि विवेक से सुनो। एक आकाशवाणी होने वाली है। उसके बाद देश के सभी जनपदों के सभी विपणन केंद्रों, ग्रहों, विदेश व्यापार नौकाओं में सभी दिखने वाले न दिखने वाली श्वेत या श्याम राजकीय मुद्राएं दैव प्रताप से सूखे लता पत्रों में बदल जाएंगी। जनता पूर्वजों की तरह विनिमय प्रथा से येन केन जीवन व्यापन करेगी। घाणी में पेरे हुए तिलों की तरह इस सारी पुरानी वित्तीय व्यवस्था का तेल राजकीय घटों में भर जाएगा, जिससे हम राजकीय चक्र को अधिक गति प्रदान करते हुए खटारा बैलगाड़ी को ऐसी गति प्रदान करेंगे कि वह आग्नेयास्त्र की बुलेट की गति से हाँकी जा सके। इन तैल घटों को पीछे के गुप्त मार्ग से अपने घर भिजवाकर अपने कुलवंश का सम्यक तन मर्दन कर सब अमात्य उनको आकर्षक और स्वास्थ्यवान बनाएंगे। तुम मुद्रांकन की प्रक्रिया आरंभ करो, ये तुम्हारा दाय है। मैं तनिक हिचकिचाया। मैंने कहा, दाय तो मैं लेता हूँ, लेकिन लोकमुख से मुद्रा के लतापत्र बनाए जाने की जो निंदा और जन आक्रोश की आंधी उपजेगी, उसका क्या? महाराज हंसे। तब बोले, मित्र, यही तो राजनीति है। चलो तुमको दिखाता हूँ, जनता अपने हित स्वार्थ की आकांक्षी होती है। बात चाहे जितनी करे, अपने और अपने परिवार के अतिरिक्त उसके लिए शेष सब गया भड़भूजे के भाड़ में। इसी सुरक्षा कामना से वह अपने लिए राजाओं को रचती है। काले कंबल से मुंह ढांपकर हम महल के बाहर आए। फटे वस्त्रों में गधा हाँकता कुम्हार मिला। महाराज ने कहा, रे, कल तेरा घड़ा कोई न लेगा, मुद्रा विनिमय समाप्त हो रहा है। वो बोला, पथिक, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब तो कई लोग पुरानी मुद्रा जलाएंगे। गृहिणियां चूल्हे तले दबाई मुद्रा से कब तक चूल्हा जलाएंगी? अब तो मेरा माल पहले से भी अधिक बिकेगा। मुद्रा विनिमय से आधे साल का खाना मिलता था, अब अन्नादि के विनिमय के साथ सुवर्ण और चांदी भी वसूल करूंगा। मेरा तो साल अच्छा निकल जाएगा। आगे चले तो नगर सेठ दिखा, उससे भी यही कहा गया। वो बोला, मुद्रा होती ही कहाँ है हम नगर सेठों के पास। हम सब तो जितनी मुद्रा मिली उससे रत्न, सुवर्ण, भवन आदि खरीद के अनेक जनपदों में कोठारों में सुरक्षित कर देते हैं। भवन आदि भी इधर हमने बड़े बनवा लिए हैं। कुछ पुरानी मुद्राएं जो बची हमारे भ्रष्ट राज कर्मचारियों को उत्कोच में दे दी, ताकि मुद्राओं के लतापत्र बनने पर कोई रोए तो वो लोग रोए, हम क्यों रोए? महाराज, मुद्रा राक्षस महान है। उनकी कृपा हम सेठों पर धूप की तरह बरसती है। आगे भी बरसती रही तो हम सेठों को उनके द्वारा पुनर्रचित नवीन मुद्राएं सदा की भांति सबसे पहले मिलेंगी और हमारी आय द्विगुणित हो जाएगी। मुद्रा राक्षस महाराज की जय हो। तीसरा जन मिला। वो स्वयं हमारी तरह काले कंबल में मुंह छिपाए त्वरित गति से राजमहल के पीछे जाता था। महाराज ने धीमे से कहा, ये देखो, ये तुम्हारे अधीन काम करने वाला एक राजपत्रित अधिकारी है। प्रत्येक में उस व्यक्ति से कहा, रे कंबलधारी, इतनी रात गए कहाँ? काम पर जाता हूँ, गंभीरता से बोला। मैं रात की पाली में राजकीय मुद्रा और राजकोष की रक्षा करता हूँ। अरे छोड़ो, महाराज बोले, रहस्य की बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कल प्रातः देश की सारी राजकीय मुद्रा लतापत्र बनने जा रही है। अब कैसा काम? तुम सामान्य लोग क्या समझोगे? काला कंबल वाला बोला। प्रशासकीय तंत्र में रात की पाली में हम लोगों को दिवस में किए का अनकिया करना होता है। आपके लिए समाचार है कि 90 राजकीय मुद्राएं अब तक ढलने लगी होंगी। आकाशवाणी से पूर्व उनको गोपनीयता सहित विशिष्ट जनों तक पहुंचाना हमारी कार्यवाही की प्राथमिकता है। इतना कहकर वह गायब हो गया। तो इस प्रकार अगले दिन बिना किसी पूर्व सूचना के आकाशवाणी हुई और रातों रात राजकीय मुद्रा सूखे लता पत्रों में बदल गई। पुरानी मुद्रा की मसानों में चिताएं जली, चूल्हों में उनकी अग्नि में व्यंजन बने। राजकीय कार्यशाला दिन रात बनती रही। नवीन मुद्रा छपते ही चुस्ती से बढ़ने लगी। मूढ़जन कतारों में लगकर नई मुद्रा की प्रतीक्षा में आकाशवाणी की चर्चा करते मुद्रा राक्षस के गुण गाते रहे। महाराज के अनुचरों ने उनको लड्डू और पेय वितरित करके और प्रसन्न किया। इसका बहुत प्रचार हुआ। बड़े सेठ लोग पीछे से कार्यशाला में आए, बोरों में भर भर कर यथेच्छ मुद्रा ले गए। राजकीय गुप्तचरों ने जनपद में प्रजा और राजकीय अधिकारियों को पहले से भी संतुष्ट, महाराज में पहले से कहीं अधिक अनुरक्त पाया। यह कहकर धूर्त ने शेष धूर्तों से पूछा, कहो ये कथा क्या सच हो सकती है? अवश्य, सभी धूर्त बोले। महाभारत तथा रामायण में उल्लेख है कि हर बड़ी घटना से पहले आकाशवाणी होती है।
दोनों ग्रंथों में आपत्ति के समय राजाज्ञा से चालित कुछ मुनिजन द्वारा जनता को क्षमा, धैर्य, धर्म और नारी को परखने का सुचारू विमर्श देकर सदैव शांति स्थापन किए जाते हैं। बताया तो यह भी गया है कि अपने पाटलिपुत्र में उड़द के पौधे इतने बड़े होते थे कि उन पर रणभेरियां ठहर सकती थी। गुर्जर प्रदेश तथा इंद्रप्रस्थ में घी दूध की नदियां तो बहती ही रही हैं। ऐसे देश में विनिमय प्रथा तो सदा से रही है। रही मुद्रा के लतापत्र बनने की बात, सो जो भी सत्यनारायण कथा का जानकार है जानता है कि किस प्रकार कलावती कन्या के श्रेष्ठी पुता की मुद्रा से भरी नौका एक ब्राह्मण के तथास्तु कहते ही लता पत्रों से भर सकती है। और अन्न ही नहीं, मायावी तलघरों की उत्सवी चहल पहल के बीच महाभारत युग से पत्नी और बच्चों तक के विनिमय के अनेक दृष्टांत सुमुखी हिमुली यक्षिणी गिना सकती है। इसलिए यदि तुम परंपरा में सच्ची आस्था रखते हो तो किसी भी दृष्टि से तुम्हारी यह कथा असत्य नहीं प्रतीत होगी। अपिच उलूक मेखला को झनकार कर हिमुली बोली, मित्रों, मैं तो महाभारत के समय से बोली विदेशी प्रवासियों को रात के समय कुरुपांचाल क्षेत्र में रुकने से बचने की सलाह देती आई हूँ। ये सचमुच में महाभारत में है। इंद्रप्रस्थ नामक इस माया नगरी में दिन के उजाले में जो कुछ होता है, रात को उसका उलट होता है, यह भी सत्य है। यहाँ घटनाओं तथा गुप्त सूचनाओं का प्रवाह नदी की तरह नहीं होता। कई जगह एक बृहत्तर उलट बहने वाली गुप्त धारा तलघरों में बहती है। जो यह नहीं जानता शीघ्र ही लुट जाता है। इसलिए कलिकाल में इंद्रप्रस्थ को लुटियन नगरी भी कहते हैं। महाराज मुद्रा राक्षस सदा इस नगरी की रक्षा करें। यह सब प्रामाणिक सच है। अतः हमारे लिए तुम्हारी कथा को असत्य मानने की कोई वजह नहीं। अब मित्र व दुर्मुख से अनुरोध है कि वे अपनी कथा करें। मुख से अपनी कथा करें। ये जिसको भी आवश्यक है। तो हमारे पास समय थोड़ा कम है, पर ये बाधा नहीं है। अगर आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे या संक्षेप में टिप्पणी करना चाहे, हमारी महफिल में गुरु गंभीर टिप्पणियों पर प्रतिबंध है, बंदिश होती है। थोड़ा हंसमुख रख के पूछिए जो पूछना। आपने 3 उपन्यासों के अंश सुने, 3 उपन्यासकारों से उनकी बातें सुनी, तो कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। हाँ, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई। बहुत बेहतरीन 3 उपन्यास अंश सुनने को मिले। गीतांजलि श्री का जो अंश था मैम आपका, वो मैंने पक्षधर पत्रिका में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। लेकिन ये मतलब थोड़ा सा हो सकता है फॉर्मेट ब्रेक कर रही हूँ, लेकिन मेरी उत्सुकता जो है वो बिल्कुल सब मतलब मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। ये जो मैं कल तरु वाला हिस्सा है, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश और डालेंगे कि ये क्या है। जो दादी अचानक चुप हो जाती है, एक तो वो, और अगर आप कहें तो मैं साथ ही अपने सवाल कर लूँ, क्योंकि एक सवाल मेरा गीता दी से भी है कि आपने जो उपन्यास की भूमिका रखी उसमें आपने कहा कि ऐसी बस्तियां हैं जो बिल्कुल केवल जहाँ चबूतरों पे घिसटती हुई औरतें हैं और मतलब केवल मतलब वीरान गांव भी है ना, मतलब जहाँ आबादी नहीं है। और जब आपने उपन्यास पढ़ा तो उसमें एक चित्रण मतलब जो चित्र उभरा वो एक मतलब ठाकुर की रखैल का जो मतलब एक रजवाड़े जैसी बात, उसका एक लेफ्ट ओवर सा फ्लेवर आया। तो क्या ऐसे ठाकुर अभी भी हैं या ये थोड़ा सा समय वो जवाब दे दे तुम। जी जी शुक्रिया। तो आप जानना चाहते हैं कि कल्पतरु कहाँ जाता है? अच्छा देखिए, ये कुछ शुरू से हुआ है कि ये माँ और दादी जो हैं वो परिवार में जो पॉलिटिक्स चलती रहती है उससे एकदम ऊब चुकी है। वो सुनती रहती है, पीछे उनके चलता रहता है, जो कि सब जानते हैं परिवारों में जो छोटी मोटी नोक झोंक और शिकायतें शिकवे ये सब चलते रहते हैं, तो वो उससे एकदम ऊब चुकी हैं। और कल्पतरु की एक किंवदंती है कि ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे सारी इच्छाएं, हाँ, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इसको एक थोड़ा एब्सर्ड तरह से वो इस किताब में आता है कि वो कहती है मैं कल्पतरु
जिसके पीछे अब जिसको जो चाहिए मेरा ले लो, अब मैं सब चीज़ छोड़ रही हूँ। तो वो इसमें आगे आप पढ़ेंगी, मैं इतना लंबा पढ़ नहीं सकती थी, मैं बहुत खुशी से पढ़ती हूँ उसको, पर उसमें यही है कि ये जो सुनते हैं कि सुशीला जो सुनती है कि कल्प तरु, तो कहती है कल्प तरु तो ऐसा पेड़ है जिसके नीचे आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये जितनी नौकर बिरादरी है फिर वो आते हैं, इनके चरण छूते हैं और ये कल्प तरु बनी हुई हैं और उनसे मांगते हैं, ज़्यादातर आशीर्वाद के रूप में मांगते हैं कि इसको नौकरी मिल जाए, माँ ऐसा आशीर्वाद दो वगैरह वगैरह, और कुछ चीज़ें भी मांग लेते हैं। तो वो अपनी एक तरह का मेटाफर है कि वो जो कुछ अब तक उसके जीवन में था उसको छोड़ रही है, सब दे दिया उन्होंने, सबकी इच्छाएं पूरी करी, कल्पतरु हैं, उन्होंने सब कुछ दे दिया। ऐसा कुछ है, उसको पढ़िए, पढ़ने में ज्यादा मजा है। जो पंखुड़ी जो मैंने भूमिका बताई, कथा तो शुरू होती है 70 से, और जो सीन बताया वो उस दौर का है जब सुंदरी के भागने से पहले तब बस्ती थी, तब उसका नाम हसीनाबाद था। मैं रिसर्च के दौरान जब गई तो उसका नाम बदल चुका था, वो हुसैनाबाद हो चुका था। वही मैंने कहा कि गूगल में सर्च करोगे तो हुसैनाबाद मिलेगा आपको, हसीनाबाद किसी नक्शे पे नहीं है। तो उसको इसीलिए मैं 2 दिन रुकी और वहां रुक के वो कथा बटोरी मैंने वहां से कि क्या होता था। ठाकुर नहीं बचे, वो घर बचे, वो स्त्रियां बची, वो बच्चे बचे जिनको दो जिनका खाना नहीं मिल रहा। तो अब सरकार ने एक एनजीओ वहां काम कर रहा है जो उनके लिए, जो बच गई हैं स्त्रियां, उनको खाना वाना देने का, उनको रोजगार दिया है। क्योंकि मैं 2-3 राउंड जा चुकी हूँ वहां, तो अब वो बढ़िया बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं और बेचती है उनका। लेकिन अब ठाकुर नहीं रहे क्योंकि एक परिवार चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो 2 कहां से चलाएंगे। लेकिन उन्होंने 70s में बसाई थी वो बस्ती, जो 80s आते आते जो सुंदरी की कहानी है वो 80s में उजड़ती है। तो 80s से कहानी मेरी 99 तक खत्म है, 99 के बाद की कथा नहीं, कालखंड उधर ही है, 99 से पहले का कालखंड है, उसके बाद का नहीं है। तो इसलिए भूमिका में मैंने बताया कि वो क्या इलाका था, और उपन्यास में वो अंश है कहाँ सुंदरी के भागने की भूमिका कहाँ तैयार होती है। सुनो, ठाकुर लोग यूपी चले गए, मैंने सुना। उन्नाव वगैरह में काफी मैंने सुना है, इधर पता नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं बनारस गया तो बहुत ही भीड़ भाड़ थी सड़कों पर और ट्रैफिक जैम हो रहा था। तो मैं बनारस पहले भी गया था, मैंने कहा बनारस में इतने भीड़ कैसे हो गई। तो जो वो था, हमको लेने गए थे हिंदी विभाग के एक सज्जन, उन्होंने कहा साहब 3.5 लाख बिहारी आ गए। ये लालू यादव का दौर था जहां बहुत सारे लोग वहां से भाग के बनारस आ गए थे। तो बनारस का जो जनभूगोल था वो बुरी तरह से इससे प्रभावित हुआ था, ऐसा कहा जाता है। जो आप जो कह रही हैं कि वो ठाकुर वहां से चल के उत्तर, ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। कुछ कोलकाता भागे, कुछ बनारस भागे। और कोई तो मित्रों, इसके पहले कि मैं आपको आपके प्रति आभार व्यक्त करूं और हमारे 3 लेखिकाओं के प्रति मैं आपको 2 सूचनाएं देना चाहता हूं। हालांकि रजा फाउंडेशन अब आपको 2 महीने की अब शाम मैं बहुत कंजूस करने का खरीदो, साइन कर दीजिए, मौका मुहैया करा रहा है। हम मई और जून में कुछ नहीं करेंगे, आगे अपने उत्पाद की तैयारी करेंगे। लेकिन अभी 23 तारीख को गुलमोहर हॉल इंडिया हैबिटाट सेंटर में मणिकौल स्मृति व्याख्यान होगा, जो अमित दत्त नाम के जो फिल्मकार हैं वो देंगे। और 25 अप्रैल को हमारे वरिष्ठ कलाकार और कथाकार राम कुमार की स्मृति में एक आयोजन 6 बजे आलियांस फ्रांसिस में होगा। इसमें आप सब आए तो अच्छा होगा। वो बड़े कलाकार थे, उन पर अमित दत्त ने एक फिल्म बनाई है, वो हम दिखाएंगे। और हमारे कुछ महत्वपूर्ण लोग जो उनको जानते थे, कृष्ण खन्ना, गीता कपूर, यशोधरा गागनिया और गायत्री सिन्हा, उनके बारे में बात करेंगे। आप सब आमंत्रित हैं। एक बार फिर आप सबको धन्यवाद। और अब मैं आपको फूल भी दूं। हमने शुरू में इसलिए देता कि टेबल छोटी है, अब फूल आप कहाँ रखेंगे?
Sorry. अच्छा हुआ आपसे मिल के I could tell you myself. I would have told you what you told me.